हेलो, वेलकम वंस अगेन। पहले तो एक खुशखबरी, एक नायब सूबेदार सोबन सिंह साहब है जो अभी इलाहाबाद से पीसीएसएल के लिए सेकंड अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए। ये देहरादून के रहने वाले 18 एसएसबी इलाहाबाद प्रयागराज से रिकमेंड हुए। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज ये मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में थे एंड इनका नंबर दिया हुआ है 7505750044। सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स आप लोग इनसे बात कर सकते हो। और मैं इनके बारे में बताने से पहले मैं एक व्हाट्सएप मैसेज भी उसी दिन मिला जिस दिन इनका मैसेज आया कि सर मैं रिकमेंड हो गया। तो वो व्हाट्सएप मैसेज भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक हवलदार जी का है, सर्विस सेंट्री कैंडिडेट। मैंने उनको नाम हाइड किया है। लिखते हैं, जय हिंद साहब, आई एम हवलदार समथिंग, आई एम सर्विंग कैंडिडेट, I am not recommended on yesterday. That is my third attempt. My English is very poor. I can't speak group discussion, individual lecture and personal शायद इंटरव्यू होगा. How to develop for my preparation. जय हिंद साहब. My next SSB 2027 March PCSL entry साहब. Please guide me साहब. हाउ डू नो माई सेल्फ। जिस तरह का ये व्हाट्सएप आया था तो देखने से पता चल रहा है जो ये हवलदार जी है 3 बार गए हैं, बहुत बुरा हाल है। मतलब लैंग्वेज से पता चल रहा है अगर इनका मैं इंटरव्यू लूंगा तो मेरा इंटरव्यू लेने का मन ही नहीं करेगा भाई। सच ए पुअरली स्ट्रक्चर्ड व्हाट्सएप मैसेज है ना। आई एम सर्विंग कैंडिडेट, आई एम नॉट रिकमेंडेड ऑन यस्टरडे, दिस इज माई third attempt, my English is very poor, I can't speak group discussion, I can't speak group discussion, individual lecture and personal interview, how to develop for my preparation, my SSB 2027 March PCSL entry साहब, please guide का spelling देखो, GAID। with this when you go for the SSB और आप 3 बार जा रहे हो, so you can make out कि इस बंदे ने अपने ऊपर काम नहीं किया है और 3 बार जा रहा, भी दोबारा जाना चाहता है 2027 में। तो मैं इनसे पूछा कि जब आप एसएसबी गए थे पिछले 3 बार तो आपने तैयारी क्या किया। तो उन्होंने बोला सर मैंने एक बार कोचिंग लिया है, कहीं दिल्ली में गए थे, 40,000 रुपए लिए और उनको करीब 250-300 कहानियां और एसआरटी बहुत कुछ रटवा दिया और उन्होंने इस अंग्रेजी से पूरा रट लिया। तो ये अब इनकी तैयारी है। 40,000 रुपए में कहानियां रट लिए फौजी ने एंड इनको रटने के बाद इन्हें दुख है, आई एम नॉट रिकमेंडेड ऑन यस्टरडे, दैट इज माई थर्ड अटेम्प्ट, माई इंग्लिश इज वेरी पुअर, आई कांट स्पीक ग्रुप डिस्कशन। और उन्हें 40,000 रुपए दे के कहानियां रट लिया। 300 कहानियां रटा था इन्होंने, 300 से ज्यादा जो जिस भी कोचिंग सेंटर उन्होंने दिया था और व्हाटएवर सब कुछ ही रटा हुआ था। सो मैंने इनसे पूछा यार एक बात बताओ, जब आप एसएसबी जाते हो आप क्यों ऑफिसर बनना चाहते हो। तो बोला सर बहुत इच्छा है ऑफिसर बनने का, बहुत इच्छा है। क्यों है बहुत इच्छा? सर ऑफिसर बनना है सर, मेहनत करने को तैयार हो। मेहनत क्या कर रहे हो? 300 कहानियां रट रहे हो। तो मैंने उनसे पूछा यार इच्छा के भरोसे पर रिकमेंड हो गई या इच्छा शक्ति। पहले तो वो समझे नहीं, फिर मैंने वर्ड चेंज किया, क्या इच्छा के भरोसे होंगे या काबिलियत के। तो बोला सर काबिलियत, यहाँ पे समझ गए। तो मैंने कहा ये 300 कहानियां रटने से आपकी काबिलियत कैसे बढ़ेगी। आपने इतने सारी कहानियां, 40,000 रुपए देके इतनी सारी कहानियां रट लिया, पूरा PIQ CIQ सब कुछ ही रट लिया, तो इससे आपकी काबिलियत कैसे बढ़ेगा। काबिलियत बढ़ने के लिए तो सेल्फ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपने तो रेस्पॉन्सेस को, रेडीमेड रेस्पॉन्सेस को रट लिया, तो इससे काबिलियत कैसे बढ़ेगा। वो कुछ बोल नहीं पाया। बोला आप 3 बार गए, आप खुद ही बोल रहे हो कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है, तो आपने इस पे क्या काम किया। कुछ बोल नहीं पाया, कुछ नहीं किया। तो 40,000 किस लिए दिया? उन्होंने कहानियां दे दिया। फिर बोलता सर वो भीड़ भड़का था, पता ही नहीं चला क्या है, और पता भी चल जाता तो गड़बड़ है। आई डोंट नो कितनों को समझ में आ रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि नायब सूबेदार सोबन सिंह साहब को जो रेकमेंड हुए, मैंने उनको ये 300 कहानियां नहीं रटाए और मैंने उनको मीठी मीठी बातें नहीं बताई, चिपनी चुपड़ी बातें नहीं की। मैंने जो उनकी कमी थी खुल के बोल दिया। सेकेंड अटेम्प्ट था, पहले ACC के लिए गए थे और इस बार PCSL के लिए जा रहे थे। मैं जो है बता दिया और ये बताया कि भैया इन कमियों के साथ आप नहीं होंगे और आपको इनको ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या आप लोग भी 40,000 देके दिल्ली, नागपुर, और कहाँ पे, चंडीगढ़ और इधर उधर जाके इस तरह का काम करते हो जैसे हमारे हवलदार जी ने किया? अगर करते हो तो इस नंबर पे 90900990 पे कमेंट लिख के बताना कि क्या आप भी इस हवलदार जी की तरह तो नहीं कर रहे। दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या इन कहानियों को रटने से वो जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी वो डेवलप हो जाएगा, या 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को समझ के अपने व्यक्तित्व को डेवलप करने से आपके TAT WAT GTO फट्टाबल्ली का रेस्पॉन्स ठीक होगा? क्या होगा?
समझा क्या बोला? कि सेल्फ डेवलपमेंट करने से आपके रेस्पॉन्स ठीक होंगे या रेस्पॉन्स को रट्टा मारने से आपके क्वालिटीज ठीक हो जाएंगे? बताना। ये एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हमारा प्रॉब्लम है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ एक प्रॉब्लम है? थ्री इडियट ये रोट मेमोरी पे चलता है और आपने एसएसबी को भी रोट मेमोरी पे 40,000 रुपए। आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस। सो आप लोग को बताना, क्या आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे? खासकर सर्विस एंट्री, आप लोगों का एज बहुत ज्यादा हो जाने के कारण आपकी ट्रेनेबिलिटी कम है और आप ऐसे काम कर रहे, हवलदार जी ऐसे काम करेगा तो फिर कैसे एसएसबी में जाएगा? तो मैं भी फॉर्चुनेटली एक सर्विस एंट्री कैंडिडेट हूँ, एसीसी 62 से था और मैं कोर ऑफ सिग्नल्स में था, कमीशन से पहले भी और कमीशन के बाद भी। एंड जब मैं एसएसबी गया था तो मैं अपने आप को कंपेयर कर सकता हूँ इस हवलदार जी से या बहुत सारे जो सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स अब आते हैं। मैं ऐसा नहीं था। मैं शायद जैसे इन्होंने लिखा, जैन साहब, आई एम हवलदार, आई एम सर्विंग कैंडिडेट, आई एम नॉट रिकमेंडेड ऑन यस्टरडे, दिस इज माय थर्ड, माय इंग्लिश इज वेरी पुअर, आई कांट स्पीक ग्रुप डिस्कशन। नो 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 नो, इफ आई कैन नॉट स्पीक इन ग्रुप डिस्कशन आई विल नॉट गो फॉर एसएसबी बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। सो मुझे बड़ी खुशी है कि ना मेरा ट्रेनिंग का अप्रोच ऐसा है। और मैं अगर एसएसबी में जब भी गया था तो आई डोंट थिंक मैं इस हालात में अपने आप को, इतना दयनीय हालात में मैं जाके एसएसबी में किसी मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल के सामने बैठूंगा। मैं तो आज भी जब कुछ भी करता हूँ, आपने देखा मेरे वीडियोस में, दिस इज वेरी डिफरेंट। मैं नहीं बोलता कि दिल्ली की तरह 40,000 देखे ये कहानी रट। माई अप्रोच इज वेरी डिफरेंट एंड आई एम वेरी प्राउड, आई एम ए सर्विस एंट्री कैंडिडेट। और मैं इस तरह से मक्कारी और झूठ और सुसाइड छुपा दो, स्ट्रेसपोन छुपा दो, डेड बॉडी का ड्रामा बना दो, कहानियां रट लो, मैं ऐसा नहीं करता। इसलिए आई एम वेरी वेरी प्राउड। सो मैं क्योंकि एक सर्विस एंट्री कैंडिडेट हूँ और सर्विस एंट्री कैंडिडेट से इंटरेक्शन में, इंक्लूडिंग शोभन साहब भी जब शुरू में आए थे, यू आर सो कंफ्यूज्ड। इनफैक्ट नॉट ओनली सर्विस एंट्री, इवन अदर्स। मैं इस वीडियो को प्राइमरली सर्विस एंट्री के लिए बोलता हूँ। जब सर्विस एंट्री कैंडिडेट से ये पूछा जाता, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, दे गेट कंफ्यूज। व्हाई डू यू गेट कंफ्यूज? आप इतना बड़ा लक्ष्य लेके जा रहे हो, आप अपने इस लक्ष्य के पीछे के कारण को नहीं बता पा रहे हो। अगर आप मुझसे पूछो, क्लास में मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा मैं उस टाइम में मेरा जो भी ट्रैक रिकॉर्ड था उसके साथ मैंने क्या बोला होगा। आज भी मैं बोलता हूँ कि मैंने जो आज बोल रहा हूँ लगभग वैसा ही बोला होगा। और मैं आज भी जब भी कुछ क्लास हो या आपके साथ हो या वीडियो, मैं ईमानदारी से ही कर रहा हूँ। इसमें इंटीग्रिटी है यार। सो आई डोंट नो व्हाई डू यू गेट कंफ्यूज। ऑफिसर आप बनना चाहते हो, आपको पता नहीं क्यों बनना चाहते हो। सो मुझे बताना, क्या आप भी ये महसूस करते हो? अगर महसूस करते हो, इस वीडियो को एंड तक देखना और वहां पे एंड में बताऊंगा शोभन साहब कैसे इसको तैयारी किया था और उसके बाद हम देखेंगे कि आप कैसे कर रहे हो। आपको अपने अप्रोच में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। तो आप लोगों को याद रखना कि जैसे मैं गया था सर्विस एंट्री एसएसबी इंटरव्यू में, उसी तरह से जब आप भी एसएसबी के लिए जा रहे हो, कुछ बुनियादी सवाल आपको अपने से पूछना पड़ेगा, उसके जवाब ढूंढना पड़ेगा इवन बिफोर यू गो फॉर दी एसएसबी इंटरव्यू। आप इर्रेस्पेक्टिव आप एसीसी के लिए जा रहे हो, कमीशन वर्दी के लिए जा रहे हो या एफकैट्स एयरफोर्स के लिए जा रहे हो, पीसीएस के लिए जा रहे हो, एसएल कमीशन के लिए जा रहे हो, जिसके लिए भी जा रहे हो, यू हैव टू आस्क सर्टेन फंडामेंटल क्वेश्चन जो मैं अभी यहाँ बताऊंगा। और उससे सबसे पहले आप अपना भरा हुआ पीआईक्यू फॉर्म को सामने रखो। ये जो मेरा फोटो, ये एक्चुअली मेरा एसएसबी का दिन पहना वाला ड्रेस का है। ये इसी ड्रेस को पहन के मैं एसएसबी इंटरव्यू देने गया था, तो मेरे पास आज भी रखा हुआ है। तो आप अपने पीआईक्यू फॉर्म को देखना। उस पीआईक्यू फॉर्म को भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, इसको नोट कर लो। और अगर पीआईक्यू फॉर्म किसी को चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, आई विल शेयर यू दैट। वीडियो है एसएसबी पीआईक्यू एक्सप्लेन व्हाट द इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक्चुअली सीज। पीआईक्यू फॉर्म साइकोलॉजिस्ट के पास भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो में साइकोलॉजिस्ट पीआईक्यू फॉर्म में क्या देखता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। विल कन्फाइन इट टू इंटरव्यूइंग ऑफिसर। प्राइमरली ये सर्विस एंट्री के लिए बना रहा हूँ, बट ये रेलेवेंट है सिविलियन एंट्रीज के लिए। ओनली जो सर्विस रिकॉर्ड वाला पोर्शन है वो सर्विस एंट्री के लिए अलग होगा। सो ये मेरा अपना फॉर्म है, ये मेरा अपना है, आप अपना सामने रख लो। मुझे अपनी कहानी पता, आप अपनी कहानी कर लो। सो नो रटना, है ना। तो वो सब हो गया। कैपिटल में मेरा नाम हो गया सिग्नलमैन गणेश बाबू, पिताजी सूबेदार मेजर ओनली लेफ्टिनेंट सी वेलायुध। तो ये मेरे पिताजी हैं, कोर ऑफ सिग्नल्स में थे एंड मेरे को पूरा टाइम उन्होंने साथ रखा था। साथ मतलब क्लास 1 से लेके जब तक मैं पढ़ रहा था क्लास 12, इवन तो मैंने कंप्लीट नहीं किया, साथ में चला था। कोर ऑफ सिग्नल्स पे थे, फादर सूबेदार मेजर फॉरमैन ऑफ सिग्नल्स थे, तो साथ में फैमिली रखा था। तो दिस इज माय बैकग्राउंड। और गोवा में लिखा हुआ पंजिम, जबकि मैं एक्चुअली केरला का हूँ। तो सवाल आता है मैं गोवा कैसे पहुंचा। गोवा पहुंचने का कारण यह है कि मैं रहने वाला केरला पालक्काड का हूँ, लेकिन
कुछ हालात में मुझे केरला से दिल्ली शिफ्ट किया गया। क्यों, वो आगे देखेंगे। एंड क्योंकि मैं केरला पालक्काड का हूँ तो मुझे केरला पालक्काड के बारे में पूरा पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेयर माई रूट्स आर। आप अपना देख लेना कहाँ से हो। और उसके बाद मुझे क्लास 1 में पालक्काड से दिल्ली शिफ्ट किया गया और मैंने क्लास 1 को रिपीट किया। तो मेरा फेलियर तो क्लास 1 से ही हो गया। तो अगर आप मेरे डेट ऑफ बर्थ को देखोगे और मेरे 10th को देखोगे तो ये आप लोगों से शायद 1-1.5 साल बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्लास 1 रिपीट किया। कोई शार्प इंटरव्यू ऑफिसर हो तो इमीडिएटली पकड़ लेगा यार इसका डेट ऑफ बर्थ ये है और इसका 10th का मार्क्स तो इस टाइप का, तो ये 1-1.5 साल का लंबा क्यों आ रहा है, 2 साल का जो भी है। तो इसलिए है क्योंकि मेरा, अगर किसी ने नहीं पकड़ा कोई बात नहीं। तो क्लास 1 के बाद फिर मैंने दिल्ली, लखनऊ, अलवर, मथुरा, तेजपुर, गोवा पिताजी के साथ साथ चलते गए और गोवा में जाके मैंने 10th किया। तो गोवा, दिल्ली, लखनऊ, अलवर, क्योंकि मेरा पोस्टिंग होता रहता है तो आई हैव क्वेश्चंस ऑन दैट कि ये पोस्टिंग से कैसे तुमको एडजस्ट करना पड़ा और उसका क्या तुम्हारे पर्सनालिटी पे फर्क पड़ा, ये चीजें आएगा। उसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। और लास्ट में मैं गोवा से मैंने 10th किया, गोवा से 10th किया। और ये मेरा परिवार है, इसमें फैमिली वाला कॉलम है, कॉलम नंबर 6, पेरेंट अलाइव। यस, उस टाइम थे मम्मी पापा, मेरी एक बहन थी, छोटा फोटो है एंड इसका पूरा दिया हुआ। उस टाइम पिताजी का तनख्वाह भी बहुत कम होगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट 90s की बात है। एंड ये मेरा परिवार है, सुबेदा मेजर साहब थे। एंड ये मेरा 10th का सर्टिफिकेट है, गोवा का 53 मार्क्स आप देख सकते हो यहाँ पे 1983 में 53। उसके बाद ये 11th का मार्क्स है। नॉर्मली 11th का मार्क्स दिखाते नहीं है, क्यों दिखाया वो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा अगर मेरे पुराने वीडियो देखोगे। 11th में मेरे 42 है, 12th मेरे ड्रॉप आउट है। तो आप देखोगे यहाँ पे 1983 के बाद 1988 में 12th किया हुआ। तो सवाल है ये 88 में 12th क्यों किया? वो इसलिए देखो, ये 88 में 12th किया और उसमें तो 5 साल का गैप आ रहा है। इफ यू सी द PIQ का सीरियल नंबर 7, 5 ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर पकड़ेगा। सिविलियन एंट्री हो या सर्विस एंट्री हो, गैप आएगा तो ही विल क्वेश्चन। एंड सेकंड, मेरा 12th का सर्टिफिकेट देखो, इसके ऊपर लिखा डायरेक्टरेट ऑफ आर्मी एजुकेशन। ये क्या है? इसके पीछे की कहानी ये है कि मैंने 1985 में जुलाई आर्मी में ऐसा सोल्जर बन के ज्वाइन कर लिया था। तो सवाल है व्हाट अबाउट योर 12th? नहीं किया। दैट्स व्हाई मैंने फौज में आके किया। सो आपको दिख रहा है मेरी जर्नी। आप भी अपनी जर्नी को ट्रैक करो। एंड उसके बाद देखोगे मैं आगे बैठा हूँ फर्स्ट रो में, मेरे गले में एक मेडल है। आई स्टार्टेड डूइंग वेल इन द ट्रेनिंग। उसके बारे में अभी घुसेंगे नहीं। सो ये हो गया। सो सर्विस रिकॉर्ड फॉर्म, अब ये जो चीजें सर्विस की वाली वो सर्विस रिकॉर्ड फॉर्म में होगा। तो मैं एक और वीडियो देखने के लिए बोलूंगा सर्विस रिकॉर्ड फॉर्म का, वो है सर्विस एंट्री कैंडिडेट, दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ यू गेट एक्सपोज। इस वीडियो को देखना। और अगर आपको सर्विस रिकॉर्ड फॉर्म चाहिए तो अगेन इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करना, आई विल शेयर यू दिस, राइट। सो ये मेरा सर्विस रिकॉर्ड फॉर्म है। इसके अंदर आपने देखा होगा पूरा जो आर्मी उर्मी के बारे में, कब ज्वाइन किया, क्या किया, वो सब लिखा होगा। एंड कोर ऑफ सिग्नल्स में था एंड बाकी जो भी आप इसको डिटेल देख सकते हो। अब मेरे से, क्योंकि मैं एक सुबेदा मेजर साहब का बेटा हूँ, केरला से दिल्ली शिफ्ट किया, 7 साल पेरेंट को रखा और उसके बाद 12th ड्रॉप किया, 11th में 42, 10th में 53, ये सब क्या तमाशा, और फौज में क्यों ज्वाइन किया? तो मेरे से कुछ बुनियादी सवाल पूछे होंगे और ना पूछे, अगर इंटरव्यू ऑफिसर मेरा ही होगा तो मैं तो पूछूंगा। मैं वो बताता रहता हूँ, आप देखना आपसे क्या पूछेंगे। तो मेरे से पहला सवाल है, व्हाई डिड यू डिसकंटिन्यू योर एजुकेशन एंड जॉइन द आर्मी एज अ सोल्जर? भाई आप सुबेदा मेजर साहब का बेटा है, तुम 12th करके ड्रॉप किया, क्यों ड्रॉप किया? और अगर ड्रॉप किया तो क्या फौज में जाने के लिए ड्रॉप किया या अगली बार करूंगा करके? अगर अगली बार करूंगा तो क्यों नहीं किया? 10th में इतने मार्क्स कम क्यों है? 12th में कम क्यों है? सॉरी 11th में कम क्यों है? बोर्ड चेंज क्यों किया तुमने? CBSE से स्टेट बोर्ड क्यों चेंज किया? और उसके बाद 12th में ड्रॉप करके फौज में क्यों आए? ये सब सवाल मुझसे आएंगे। आपसे क्या सवाल आएंगे आप देख लो। पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? भाई पिताजी सुबेदा मेजर साहब थे, तो सुबेदा मेजर साहब ने आपको क्लास 1 से शिफ्ट किया और अब तुम बोलते हो मैं 12th नहीं करूंगा। तो नेचुरली आपके पेरेंट्स का इसके ऊपर ओपिनियन क्या है? मीठा मीठा तो बोल नहीं सकता, देश सेवा तो बोल नहीं सकता, बिकॉज PIQ नहीं सपोर्ट कर रहा और मेरा बैकग्राउंड नहीं सपोर्ट कर रहा, आर्थिक तंगी नहीं थी। तो आपकी कहानी आप देख लेना कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डिड यू जॉइन द आर्मी। नेक्स्ट इज इंपैक्ट ऑन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। इस निर्णय का पेरेंट्स के ऊपर क्या असर पड़ा? नेचुरली मेरा असर तो अच्छा नहीं था। वेरी अपसेट किया, क्या कर रहा है लड़का, पढ़ने में दिमाग है लेकिन पढ़ता नहीं था। और ये अभी बोलता मैं फौज में जाऊंगा, ना भेजू, कल को गड़बड़ हो गया तो बोलेगा आप लोगों के कारण फौज में जा सकता था, आपने नहीं किया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, आप कारण हो। और भेजे तो भरे मन से भेज रहे। तो आप लोगों की अगर परिस्थिति अलग है तो मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। आप हो सकता है आप 12th पास हो गए या ग्रेजुएट हो गए, मैं तो ड्रॉप आउट होके गया था। उसके बाद है, व्हाई डिड नॉट यू कंप्लीट योर 12th स्टैंडर्ड बिफोर ज्वाइनिंग? क्यों नहीं किया? क्या जवाब दूंगा मैं? आप सोचना मैं कितनी बुरी हालत में फंस जाऊंगा जब इसका क्या रट के मैं बोल सकता हूँ 40,000 दे के दिल्ली जाके उनकी नोट्स रट लूं? कैसे रट सकता हूं मैं? उसके बाद व्हाट वाज योर मोटिव? किस मकसद से आपने फौज ज्वाइन किया? क्या देश सेवा के लिए? नहीं,
देख पता चल रहा देश सेवा के लिए, ड्रॉप आउट के बाद गया यार। देश सेवा तो 12th के बाद भी कर सकते थे, एनडी भी लिख सकता था। भगोड़ा था, पढ़ाई से भगोड़ा, परिवार से उत्तरदायित्व नहीं लेना और भागा। आपको मेरी कहानी पता है, जिन लोगों ने पीछे देखा होगा, नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज करना, शो यू माई स्टोरी। व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस? चैलेंजेस घर में, पढ़ाई में, फौज में जाने के बाद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। नेचुरली आस्किंग वांटेड नो किन हालात में किया, उन हालात के कारण क्या चैलेंजेस आए, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग में और इंक्लूडिंग इस डिसीजन में। आए थे, बिल्कुल आए थे, मेरे लिए तो आए थे। मेरा जवाब तो मेरे को अभी भी पता, आपका जवाब पता है। नेक्स्ट इज, Did you regret your decision at एक point of time? Yes, I did. I did. लगता है काश मैं जिस समझ से अभी बातें कर रहा हूँ वो समझ उस टाइम होता तो ये नहीं होता। तो अभी तो रिग्रेट करके मतलब नहीं है, जीवन की यात्रा बहुत आगे चलेगी। बट कभी कभी सोचने से, क्योंकि मैं क्लास लेता रहता हूँ तो ये मेरे को बहुत ताज़ा है, तो लगता है कि गड़बड़ तो किया था। अब रिग्रेट नहीं होता बिकॉज आई एम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। बट लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था अगर सही से करते। आपको लगता है कभी आपके लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन जिसमें आपको लगता है रिग्रेट है ना? हाउ डिड यू डील विद योर इनर कॉन्फ्लिक्ट? वो जानना चाहते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस अंदर के द्वंद को मैंने कैसे डील किया। मेरा आंसर मुझे आज भी बता सकता हूँ, आप बता सकते हो। समझे क्या बोलोगे? खुद को पहचानने की पूरी स्टोरी है एसएसबी, खासकर इंटरव्यू, खुद को पहचानने की, ना कि दिल्ली के 40,000 के नोट्स को सुनाने की। वो तो फिर चतुर हो जाओगे ना, तो चुप प्राण घटकम। दैट अप्रोच इज रॉन्ग। व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस ड्यूरिंग ट्रेनिंग? ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में मेरे को कोई ऐसा चैलेंज तो लगा नहीं, क्योंकि मैं फिजिकली ठीक ठाक ही था। एंड बाकी जब ट्रेनिंग है आई वाज वेरी गुड। इनफैक्ट मैं तो इंटरेस्ट भी लेना शुरू कर दिया था और इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छा था, मैथमेटिक्स अच्छा था। तो एक्चुअली एक ट्रांजिशन के अलावा कोई ज्यादा चैलेंजेस मुझे लगे। आपको क्या लगे? आप अपना जवाब ढूंढो। व्हाट वाज योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग बेसिक ट्रेनिंग? आई वाज गुड, नॉट एक्सट्रीमली गुड, फिजिकली में मेरे से बहुत अच्छे लड़के थे फिजिकली में, बट आई वाज गुड एंड आई डिड वेल इन दी बेसिक ट्रेनिंग। आप लोगों को बता देना। एंड एनी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट फ्रॉम ट्रेनिंग डेज? अपने ट्रेनिंग के दिन में घुस के आप मुझसे जब क्लास में आओगे, विल टॉक अबाउट इट। जब मैं अपने बताऊंगा आपको अपने याद आने शुरू हो जाएंगे। एज आई एम आस्किंग यू दिस, आपको लग रहा होगा बहुत सारी चीजें आपको भी याद आ रहा होगा। सो बहुत सारे स्टोरी इंसिडेंट्स हो सकते हैं जो आपको हर स्टेज में याद कर सकते हो। सो वेयर डिड यू डू योर ट्रेनिंग? टेल मी समथिंग अबाउट दैट प्लेस। तो ये गोवा में मैंने बेसिक ट्रेनिंग मडगांव में किया था, ट्रेड ट्रेनिंग बैंबोलिम में किया था, क्लास 4 एंड क्लास 3। तो मेरा पूरा 10th 11th 12th जहाँ पे ड्रॉप आउट लिया, उसके बाद आर्मी में ज्वाइन गोवा में किया, एंड बेसिक ट्रेनिंग गोवा में किया, ट्रेड ट्रेनिंग गोवा में किया। उसके बाद में फर्स्ट पोस्टिंग अंबाला गया। सो मेरा गोवा से बहुत लंबा एसोसिएशन है, इसलिए प्लेस ऑफ मैक्सिमम प्लेसेस मेरा गोवा आ रहा है। एंड ओरिजिनली रूट्स आर फ्रॉम केरला, पालक्काड, है ना। सो आप अपना देख लो कि कहाँ पे आपने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग में वहाँ क्या क्या कंडीशन थे, वो आप अपना देख लो, क्योंकि आप इसमें कौन सा रट्टा मारना है ना। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस। बेसिक ट्रेनिंग करीब 6 महीने का था, ट्रेड ट्रेनिंग करीब 1.5 साल का था। और ट्रेड ट्रेनिंग में मेरा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक रेडियो था, क्लास 4 एंड क्लास 3 आई डिड एक्सट्रीमली वेल। आई वाज द टॉपर इन द कोर्स। आपने देखा होगा मेरे को मेडल लगा के सामने बैठा था। आई वाज डूइंग लॉट ऑफ थिंग बिसाइड्स दैट आल्सो। तो मुझे पता, आप अपना ढूंढ लो, है ना मुझे इंग्लिश का, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, ना मुझे किसी टाइप का एडजस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं था। आई वाज वेल एडजस्टेड इन द आर्मी लाइफ फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, इवन दो माय फादर वाज इन द आर्मी बट आई वाज अ सिविलियन। तो मुझे वो एडजस्ट करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड वेदर फिजिकल हो या ट्रेड ट्रेनिंग हो, जो भी हो, आई डिड एक्सट्रीमली वेल। उसके बाद चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग में क्या क्या थे, ट्रेड ट्रेनिंग में मुझे आई डोंट थिंक आई फेस एनी मेजर चैलेंज, नाइदर फिजिकल लेवल पे नॉट ट्रेड के लेवल पे, किसी भी लेवल पे। आई वाज अ वेल एडजस्टेड रिक्रूट and subsequently well adjusted signalman. आप बता देना अपना, है ना। Social adjustment challenges face nil. I don't think I face any social adjustment problem. Nothing. I'm still well adjusted. कोई problem नहीं था, है ना। How did you overcome them? No, in fact I was helping others to overcome, है ना मुझे नॉर्थ इंडियन से प्रॉब्लम है, ना साउथ इंडियन से, ना बिहार से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्मी का है। मैं तो दिल्ली, लखनऊ, अलवर, मथुरा, पता नहीं कहाँ कहाँ घुसा है। इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका था, मुझे किसी भी टाइप का एडजस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं हुआ, है ना। डिटेल्स अबाउट योर ट्रेड, मैं अपना ट्रेड के बारे में, अपने कोर ऑफ सिग्नल के बारे में, अपने फॉर्मेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानता भी था। और मैं नॉट इसलिए कि एसएसबी जा रहा हूँ, वो मेरा टेंडेंसी था, हेल्दी क्यूरियोसिटी, ठीक है ना। सो बहुत अच्छे से आप अपने से पता है ना, अगर आपसे आपका ट्रेड, अगर सिविलियन एंट्री हो, अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपका, वो है ना, आजकल जो भी करंट अफेयर्स हो, आई वाज थॉरो, है ना। सो जब मुझसे अगर पूछा होगा व्हाई डिड यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर विद दिस बैकग्राउंड,
इट्स नॉट इजी क्वेश्चन बिकॉज मेरा बैकग्राउंड जो है, फादर सुविधा मेजर, फैमिली साथ रखा, क्लास 1 रिपीट किया, 10th में 53, 11th ड्रॉप आउट, 42, 12th ड्रॉप आउट, ज्वाइन द आर्मी, सो नॉट वेरी गुड PIQ। मेरा PIQ इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग PIQ, और मैं जाके इनके सामने पहुंच गया फौजी 12th करके, ACC 62 क्लियर करके, एंड आई एम श्योर जैसे आप लोगों से पूछते मुझसे भी, बट आई डोंट थिंक आई वॉज कंफ्यूज, आई वॉज नॉट कंफ्यूज्ड, क्योंकि मुझे रिकमेंडेशन की छटपटाहट नहीं थी, और ना मैंने किसी कोचिंग में जाके 40,000 के 300 कहानियां रटा, कुछ रटा नहीं है, खुद को समझा। पता नहीं दिल्ली में कौन सर है जो 40,000 लेके बच्चों को कहानियां रटवा रहे। कहानियां रटने से आपका व्यक्तित्व इंप्रूव हो जाए, या व्यक्तित्व के इंप्रूव होने से कहानियां ठीक होगी। तो मैंने, सो व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, विल डिस्कस, आप मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। मैं तो पूरा इंटरव्यू अपने ऊपर चलाता हूँ क्लासेस में, ताकि लोगों को पता चलता रहे यार ये सर कर सकते तो हम नहीं कर सकते। सर का बैकग्राउंड है, ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू वुड बी बेटर देन मी, तो फिर ये क्या इतना 40,000 की कहानियां रट रहे हो, नॉट रिक्वायर्ड, है ना। सो मुझे बताना कि मेरे इन बातों से आपको कुछ समझ में आ रहा है, कैसे सोचना है, आप बताओ यार। आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा मेरे को क्यों ऑफिसर बनने का उस टाइम था, क्या उस टाइम मेरा मूड था, या थोड़ा बाद में करना था, कर्नल टंडन का रोल क्या था, नायक सुनील चंद्र छेत्री का रोल क्या था, मेरे पेरेंट्स का, फादर का रोल क्या था, मेरा अपना मोटिवेशन क्या था। आई नो माई स्टोरी, यू डोंट नो योर स्टोरी, कमेंट लिखे बताना क्या समझ में आ रहा है। अगला है, व्हाट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ हैव प्रिपेयर्ड मी फॉर लीडरशिप। आई हैव अ स्टोरी, कि जब एक बार फौज में आके एक रियलाइजेशन हुआ कि यार मैंने कुछ गलतियां किया है, दैट रियलाइजेशन के बाद में मेरा जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन की स्टोरी को यहाँ सुनाना है, इंक्लूडिंग माई बेसिक ट्रेनिंग में, इंक्लूडिंग माई ट्रेड ट्रेनिंग, सब्सिक्वेंट थिंग, ऑल दोस थिंग्स, जब छोटी छोटी घटनाएं जो दिखाता है कि मेरे अंदर कुछ मूलभूत सैद्धांतिक परिवर्तन आ रहा है। मैंने 40,000 की कहानियां नहीं रटी है। उस टाइम अगर इंटरनेट होता शायद मैं ऑफिसर बनता ही नहीं, क्योंकि इतना कचरा आ गया इंटरनेट के कारण। दोबारा बता रहा हूँ, इफ देयर वाज सोशल मीडिया इन दैट टाइम, जब व्हेन आई वेंट टू SSB, तो मैं आज होता ही नहीं। कि गॉड ऑफ SSB जैसा ट्रेनिंग कराते जो सुसाइड छुपा दो, ये सब छुपा दो, अगर ये सब मैं भी कर लेता, मैं ऑफिसर बनता ही नहीं, क्योंकि मैं मूलभूत वो चीज कर ही नहीं रहा हूँ जो SSB देख। थैंक गॉड सोशल मीडिया मेरे जमाने पे नहीं था। पता नहीं कितने लोग मेरी बात से सहमत हो, कमेंट लिख के बताना। दोबारा बोल रहा हूँ, तो उस टाइम तो है ना, एक आध ही होते थे कोचिंग सेंटर्स, एंड एक आध बुक होते थे। सो थैंक गॉड हमारा सिर खाली था, कचरा नहीं भरा यूट्यूब से और कोचिंग वालों के 40,000 कहानियां, 40,000 की, थैंक गॉड। समझ में आया तो बताना, राइट। वेयर हैव यू डेमोन्स्ट्रेटेड इनिशिएटिव इन योर सर्विस लाइफ। मैं गिनती करके बता सकता हूँ, इधर इधर इधर, एंड मेरे को तो अभी इतना अच्छे से याद है क्योंकि मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, तो मैं अपनी एग्जांपल दे दे के मुझे हर घटना पता है यार। लोग बोल नहीं पाते, लोग पता नहीं क्या उल्टा उल्टा जवाब देते। नो, आई एम आस्किंग यू, अगर आपसे मेरी जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ये मेरा इंटरव्यू का ड्रेस है, वेयर हैव यू डेमोन्स्ट्रेटेड इनिशिएटिव इन योर सर्विस लाइफ। 5 साल की सर्विस, और जैसे जैसे सर्विस लंबा हो जाता, PCSL हो गया या SU कमीशन हो गया, 15, 16, 17 साल, 20 साल सर्विस, तो 20 साल में तो इतनी घटनाएं हो गई होंगी, रैंक बढ़ा है और आप बोल नहीं पा रहे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। When have I taken responsibility beyond my duty? हो, मेरा तो इतना सारा मैं बता सकता हूँ। मैं तो कमीशन लेके भी बता सकता हूँ, ऑफिसर बन के भी बता सकता हूँ, एज ए GTO भी बता सकता हूँ, अभी भी बता सकता हूँ। सारा कोचिंग कहानियां रटवा रहा है और मैं क्लैरिटी पे जा रहा हूँ। मुझे, मेरे पास बंदे भी आने के लिए बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो उन लोगों का ज्यादा चलता, क्यों, कहानियां बेच रहे। दिस इज माई राइट नाउ ऑल्सो आई एम वर्किंग आउटसाइड माई कंफर्ट जोन। अगर मैं भी उनकी तरह अपनी इंटीग्रिटी को ताक पे रख दूं और कोर क्वालिटी छुपाने की कहानियां दे दूं, तो मेरे पास भी भीड़ आ जाए। मुझे ऐसा भीड़ चाहिए नहीं। मैं जवान से ऑफिसर बनाऊं, और मैं जवानों को झूठ नहीं बोलूंगा। मैं 40,000 लेके कहानियां नहीं सिखाऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दूंगा। जो करना है वो करो, क्योंकि मैंने किया है और मैं असेसमेंट में चेक करता था, और जो लोग आज है वो भी चेक करते हैं। तो आपसे भी अपेक्षा है कि आप करोगे, अपनी क्षमताओं को बढ़ा के आओगे, ना कि कहानियां रट के आओगे। तो हवलदार जी का जो व्हाट्सएप मैसेज, इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग टू मी, और उस ऑफिसर का सोच रहा हूँ जिन्होंने मुझसे 40,000 रुपए देके उस हवलदार को धोखा दिया, कहानियां बेच दिया। सैड। नेक्स्ट इज, हाउ हैव आई इम्प्रूव माई सेल्फ इंटेलेक्चुअली। देखो भैया, जब मैं जवान बन के सिलेक्शन हुआ था, या आज कोई अग्निवीर जाता, वो सिर्फ फिजिकली तैयारी करता, थोड़ा बहुत मैथ्स फिजिक्स करता है। लेकिन अगर आप SSB जा रहे हो, रीजनिंग एबिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल OLQ। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बुद्धि से बात कर रहा हूँ।
ना कि आपके कानों से। कानों का इस्तेमाल करके बुद्धि में जा रहा हूँ। और आपको पता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये बुद्धि की क्वालिटीज है जो कि एसएसबी के 15 OLQ के फैक्टर 1 का है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को छोड़ के बाकी तीनों कोर क्वालिटी है। और हमारा हवलदार जी जिनका व्हाट्सएप मैसेज था, उनका मुझको लगता है ये सब कुछ ही ढीला है, चारों के चारों। और उनका पावर ऑफ एक्सप्रेशन तो उन्होंने खुद ही लिखा था, और गाइड का स्पेलिंग GUID पता नहीं क्या लिखा था, कितना गंदा था। जब साइक उसको पढ़ेगा तो क्यों वो रेकमेंड करेगा। तो मुझे कमेंट लिख के बताना, क्या मैं आपसे इंटरव्यू लूंगा तो मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति दिखेगा, एक बेवकूफ व्यक्ति दिखेगा। आप अपने रीजनिंग को कैसे इंप्रूव कर रहे हो, मदर ऑफ ऑल क्यों। क्या 300 कहानियां 40,000 रुपए देकर रटने से आपका रीजनिंग बढ़ जाएगा? क्या उन कहानियों को रटने से आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा? क्या आपकी व्यवस्थित करने की क्षमता बढ़ जाएगी? उन रटे हुए चीजों को देने से आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो फिर क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, है ना। हाउ डू आई इन्फ्लुएंस पीपल अराउंड यू? देखो मैं तो इस वीडियो के थ्रू भी इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। वो बात अलग है कि आपकी क्षमता है या नहीं है इन बातों को समझ के इसके ऊपर काम करने की, या कंफर्ट जोन इतना अच्छा लगता है कि समझ के भी नहीं कर रहे, वो अलग बात है, वो अलग बात है। बट मैं तो कॉन्स्टेंटली कर रहा हूँ और ये मेरी क्षमता है। सो आप कैसे इन्फ्लुएंस करोगे? आप मुझे बताओ, वो हवलदार जी व्हाट्सएप वाले उस तरह की भाषा लेके वो GD GP इंटरव्यू में बोल पाएंगे, PPNDT में बोल पाएंगे? और वो बोलते सर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया 3 बार जाके। आप 3 बार नहीं, आप 13 बार चले जाओ, आपको कॉन्फ्रेंस आउट ही होना चाहिए। इनफैक्ट यू शुड नॉट गो इफ यू डोंट इम्प्रूव। अभी मैं बोलने से बुरा बोल रहा हूँ, बुरा नहीं बोल रहा यार। यू अंडरस्टैंड क्या बनने जा रहे हो और क्या कर रहे हो। आप दूसरों को कैसे लीड करोगे जब खुद को ही लीड नहीं कर पा रहे? सो थिंक इट ओवर। सो हाउ डू आई इन्फ्लुएंस पीपल अराउंड मी? मेरे वीडियोस देख लेना। आप इन्फ्लुएंस नहीं हो पा रहे वो अलग बात है। बेसिकली इन्फ्लुएंस IQ के ऊपर है ना, बुद्धि के क्षमता के ऊपर है। लेकिन जो आदमी अपने ऊपर काम नहीं करना चाहता, वो देख के भी, सही को पहचान कर भी, जब चुनाव करने की बात आता है उसको आसान वाले में चला जाता है। सो सही ऑब्लिक आसान। बट आई हैव डिसाइडेड मैं अपना अप्रोच चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी इंटीग्रिटी वो चंद रुपयों से 40,000 रुपये से ज्यादा पसंद है। सो मैं अपनी इंटीग्रिटी को नहीं बेचूंगा। मैं एक जवान से ऑफिसर बनाऊं और मैं जवानों को गलत ट्रेनिंग नहीं दूंगा। 40,000 रुपए लेके मैं कहानियां नहीं बेचूंगा। ये मेरा मुझसे वादा है। आई विल नॉट चेंज दिस अप्रोच। है ना। वॉट वैल्यूज गाइड माई डिसीजन राइट नाउ ऑल्सो। मेरे वैल्यूज क्या है मुझे पता है, और वही इस वीडियो में भी दिख रहा होगा, वरना मैं भी 40,000 की कहानियां बेच सकता हूँ। सो आई अंडरस्टैंड माई वैल्यू। डू यू अंडरस्टैंड योर वैल्यू? जब तक आपके पर्सनल वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू से मैच नहीं होगा तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? जीवन मूल्य तो मुझे मैं तो इंटीग्रिटी, आई वैल्यू इंटीग्रिटी, आई वैल्यू ऑनेस्टी। So if you cannot answer these questions clearly and honestly, then remember आपका SSB का प्रिपरेशन शुरू ही नहीं हुआ। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर यहाँ तक देख रहे हो, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको इन चीज़ों का जवाब देने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, टेक इट कि आपका SSB का प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। You will have to realign your efforts, है ना। Now these questions become more uncomfortable and complicated when more follow-up questions are asked. तो कुछ follow-up questions मैं पूछूंगा और वो questions आपको और तकलीफ देना शुरू कर देगा। For example, have you attempted NDA before joining? मैंने तो नहीं किया था, मैं तो 12th पास ही नहीं हुआ था। क्या मुझे पता था? बिल्कुल पता था मुझे। NDA भी पता था, FMC भी पता था। Was I eligible? Yes, उस टाइम एलिजिबल था, लेकिन मैं 12th ही नहीं किया, ना मैं मोटिवेटेड था। आप में से कुछ लोग सर्विस एंट्री में भी ऐसे बच्चे हैं जो NDA या 10+2 TS दे के फिर सर्विस में सोल्जर बन के आते। तो सवाल आएगा, ये जब तुमने NDA दिया या 10+2 TS दिया तो तुम अग्निवीर बन के क्यों आया या जवान बन के क्यों आया? आई नो कपल ऑफ केसेस जो ऐसे, एंड आई ऑल्सो नो कि वो लोग सब्सिक्वेंटली क्लियर भी हो गए, जो आर्मी में आने से पहले NDA दिया, क्लियर नहीं हुआ, फिर आर्मी में जवान बन के आए और फिर ACC के थ्रू निकल गए। सो एक सवाल आता है, तो आप में से कोई ऐसा हो तो मुझे कमेंट लिख के बताना कि आप उस कैटेगरी के हो और क्या जवाब दोगे। तो अगर NDA नहीं हुआ कोई बात नहीं, फौज में किस लिए आए? हालात के कारण या कुछ और कंडीशन थे? वी लाइक टू नो, राइट। इफ यू पास 12th, मेरे केस में तो मैं पास 12th नहीं था, आपके केस में व्हाई डिड नॉट यू अटेम्प्ट NDA अर्लियर? स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और जिनके माँ बाप सक्षम थे। बाकी जिनकी आर्थिक स्थिति अलग है वो तो अलग है कि गांव में था, खेती बाड़ी करते थे। पर एक अच्छा परिवार का बच्चा 12th पास अच्छे नंबर से, माँ बाप पढ़ा सकते थे, आप जानते थे, फिर आपने NDA क्यों नहीं दिया? फौज में क्यों आए?
तो सवाल आएंगे, है ना। इफ यू आर अ ग्रेजुएट, व्हाई डिड नॉट यू अपीयर फॉर सीडीएस? तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो किन हालात में आप फौज में आएंगे? सर्विस एंट्री के लिए पूछ रहा हूँ, सिविलियन एंट्री के लिए सूटेबली ये सवाल चेंज हो जाएंगे। मैं तो 12th ही पास नहीं, तो ये सवाल मेरे लिए लागू ही नहीं है, बट आप लोगों के लिए लागू है, तो मैं इसको लिस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज, इफ यू हैव ऑलरेडी जॉइन द आर्मी एज अ सोल्जर, व्हाई आर यू थिंकिंग ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर नाउ? दिस इज डिफिकल्ट। सोच के देखो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आप क्या बोलोगे मुझे कमेंट लिख के बताना। मतलब वो हवलदार जी जो 3 बार गए, जिनकी अंग्रेजी इतनी माड़ी है, जिनको गाइड का स्पेलिंग नहीं आता, वो क्यों ऑफिसर बनना चाहते हैं? अगर मैं उनका इंटरव्यू ऑफिसर, मैं उनसे देखा भी नहीं, उनका जानता भी नहीं हूँ, बट इफ दैट इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट राइटिंग दैट ही राइट्स, आई डोंट थिंक आई विल क्लियर हिम, एंड दैट्स अ लैंग्वेज ही इज गोइंग टू यूज इन द इंटरव्यू। आई डोंट थिंक आई विल क्लियर हिम। और इंटरव्यू में बोलता आई कांट स्पीक ग्रुप डिस्कशन, देन लेक्चरेट, देन यू गॉन। फिर आप क्यों बार बार जा रहे हो? 3 बार चले गए, सरकार का पैसा वेस्ट कर रहे हो। So if you're appearing for SCO or PCSL as a fresher now, then why you did not attempt for ACC earlier? चलो भैया आप फौज में आ गए, कोई बात नहीं, आप में अभी 17 साल 20 साल सर्विस हो गया और आप बोलते हो मैं फ्रेशर हूँ। भैया इतना लेट क्यों जागे? आप ACC में करते, ACC में 5 साल के बाद कर सकते थे, 2 साल के बाद कर सकते थे, अब तो नया रूल्स के मुताबिक। तो आपने 17 साल 20 साल क्यों रहे? अब क्या अंदर चेतना जागी और क्या लग रहा है किस लिए आप अभी बनने योग्य हो? तो ये उन लोगों के लिए जो SCO या PCSL है, जो फ्रेशर्स हैं और जिन्होंने ACC नहीं दिया, तो इतना लेट जागरण क्यों हुआ? मेरे लिए सवाल लागू नहीं है। तो ये सवाल बहुत कंफ्यूज करता है सबको। फिर वो जवाब देते हैं आई वांटेड टू बिकम एन ऑफिसर। अरे 17 साल हो गए, 20 साल हो गए, आई वांटेड टू बिकम एन ऑफिसर। आप ACC क्यों नहीं किया? आप NDA कर लेते। चलो NDA नहीं किया, फौज में आगे ACC कर लेते। आप अभी 20 साल हो गए और आप बोलते हैं आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम। ऑलवेज 20 साल निकल गए। देन वो पूछता देन व्हाई यू डिड नॉट ट्राई इट अर्लियर? वो फिर चुप हो जाता, साइलेंस हो जाता, उसको पता नहीं क्या बोलना, है ना। वो हवलदार जी को पूछो यार इफ यू वांटेड टू बिकम एन ऑफिसर व्हाई डू वांट टू बिकम अ सर? उसको बोल ही नहीं पाएगा। फिर आपका लैंग्वेज इतना कमजोर क्यों? आप 3 बार गए, उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोलना। दिस इज बिकॉज कैंडिडेट्स, आप लोगों ने अपने आप को कभी एग्जामिन ही नहीं किया, अपनी जीवन की यात्रा को, अपने नीड्स को, कुछ खुद को समझे बिना, सेल्फ को समझे बिना आप बस सेल्फ डिस्क्रिप्शन रखते रह गए 40,000 देके, because you have never really examined your own journey, understand your journey, it's easy then. So ये confusion हट जाएगा। देखो कैसे confused बैठा हुआ है ना। तो कितने लोग इतना इस वीडियो को यहाँ तक समझ में आ रहा है? इस नंबर पर मुझे कमेंट लिख के मुझे बताना, सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स, बाकी लोग भी। अगर यहाँ तक समझ में आता तो एक और सवाल है जो और ज्यादा कंफ्यूज करता है और इसमें डिफेंसिव कर देगा कंफ्यूज। अब तक वो पूछ रहा था व्हाई डू यू विश टू बिकम, अब है व्हाई डू यू थिंक यू डिजर्व टू बिकम। डिजर्व, अब ये बहुत कंफ्यूज और कंफ्यूज, डिफेंसिव आ जाओगे और ये प्रेशर क्रिएट करता है। तो मुझे कमेंट लिखे बताना ये सवाल और ज्यादा प्रेशर क्यों क्रिएट करता है। पहला सवाल था व्हाई डू यू विश टू बिकम एन ऑफिसर, दूसरा सवाल है व्हाई डू यू थिंक यू डिजर्व टू बिकम एन ऑफिसर। मुझे बताना दूसरे सवाल में और पहले सवाल में क्या फर्क है और दूसरा सवाल और प्रेशर क्यों क्रिएट करता है। तो देखते हैं। तो भैया अगर दूसरे सवाल का जवाब देना है तो ये इच्छा की बात नहीं कर रहा, ये काबिलियत की बात कर रहा, और इसके लिए आपको स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। और जब आप 40,000 की कहानियां रटोगे उसमें स्वॉट एनालिसिस तो है ही नहीं, उसमें तो आपको बेवकूफ बना दिया। सो स्वॉट एनालिसिस का मतलब है यू शुड नो योर फिजिकल कैपेबिलिटीज। नाउ सर्विस एंट्री आप लोग फिट हो यार, डिसिप्लिन होते हो, हम लोग का सर्विस बैकग्राउंड है, तो फिजिकल तो हाई है। तो फिजिकल फिटनेस के आधार पर SSB जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल फिटनेस तो अग्निवीर के लिए ना ओनली। सो ये तो 1/4 है, 3/4 और भी है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी। क्या आपके पास वो बुद्धि की मेच्योरिटी है, परिपक्वता है? अब वो हवलदार जी का व्हाट्सएप देखो, 3 बार चला गया और तीनों बार उसका मतलब अपने ऊपर काम नहीं किया, बोलता आई कांट स्पीक, देन व्हाई आर यू गोइंग? सो वेयर इज योर मेच्योरिटी? बार बार जा रहे हो, आप कहानियां रट रहे हो, आप 40,000 रुपए अपना नहीं बचा पा रहे हो, आप किसी को भी जाके कहानियां खरीद रहे हो, तो आपकी तो औकात आपने ही बता दिया। अरे 40,000 रुपए दिए, अपने ऊपर काम करवाओ ना यार, अपनी सोच पे काम करवाओ, अपने डिसीजन मेकिंग पे काम करवाओ, आपके ऑब्जर्वेशन। वो सर ने कहानियां दे दी खड़ा करके, बोला इसे रटो, फिर वीडियो बनाएंगे अपना। तो आपका मेच्योरिटी तो है ही नहीं यार, आपको सही गलत की परख ही नहीं है, तो ये IQ तो आपका काम ही नहीं कर रहा, और आप 3 बार चले गए, दोबारा जा रहे हैं 2027 में, सरकार का समय वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट इज इमोशनल स्किल्स, भावनात्मक परिपक्वता। आपको ये सोच भी नहीं आ रहा है कि जब आप 3 बार 4 बार जाओगे, वो इंटरव्यू ऑफिसर आपसे बात करेगा और वो देखेगा अरे बार बार बंदा आ रहा बिना अपने ऊपर काम किए, सिर्फ कहानियां बदल रहा है। पिछले वो दिल्ली की थी, अब नागपुर की कहानियां ले आया, या अभी चंडीगढ़ के लिए या देहरादून के लिए। आप कहानियां बदल रहे हो, खुद को कब बदलोगे फौजी भाइयों? आप समझे क्या बोल रहे हो? आप कहानियां बदल रहे हो बार बार, खुद को कब बदलोगे? नहीं समझ में आया।
नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, चरित्र। वेयर इज योर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर? अगर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर होता, अपने इस वीकनेस को रखते, तो आप जाते ही नहीं। मैं तो नहीं जाता। अरे जब मेरे अंदर काबिलियत ही नहीं है, मेरे अंदर मैंने वो ट्रेनिंग ही नहीं किया, अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया, तो वहां जाके क्यों बेवकूफ बनवाना अपने आप को? खैरात बट रहा है क्या? भीख थोड़ा ना बट रहा। अपनी औकात पे जाओ ना, तो औकात पे काम करो ना यार। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कब तक टीएटी, डब्ल्यूएटी, जीटीओ, फट्टा बल्ली, एक्सपर्ट टिप करोगे? खुद को कब बदलोगे? खुद को बदलो, खुद को बदलो। कमेंट के बताना क्या समझ में आया। तो यार एक फैक्टर के पीछे पड़ जाओ, वो है फैक्टर 1 की क्वालिटीज ऑफ हेड। इसका अंदर जो रीजनिंग एबिलिटी, इट इज मदर ऑफ ऑल नॉलेज। आप इसको ही छोड़ के जा रहे हो। मेरी बातें आपकी बुद्धि को टकरा रही है, ना कि कान के पर्दे। आप एसएसबी में जाके कान के पर्दे बजाते हो, रटे हुए कहानी चतुर की तरह। सो रीजनिंग पर काम करो, इफेक्टिव इंटेलिजेंस पे काम करो, व्यवस्थित करो अपनी सोच को, एंड उस सोच को एक्सप्रेस करने की कला को लाओ। बाकी चीजें अपने आप होंगी। सो मेरा तो पूरा ट्रेनिंग में इधर जोर आता है। अब शोभन साहब से पूछना है, मुझे मैसेज करो, मैं बहुत सारे सर्विस सेंटर के नंबर शेयर करूंगा। दे आर वर्किंग हार्ड एंड विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी। नो कहानी 40,000 लेके कहानी नहीं दे रहा हूँ, सोचने के ऊपर काम। तो वाई डू यू थिंक यू डिजर्व टू बिकम एन ऑफिसर? इसका स्टैंडर्ड आंसर पता क्या आता है? सर आई एम ए सिंसियर सोल्जर, सर आई एम ओबीडियंट, सर आई फॉलो ऑर्डर्स, सर आई वर्क वेरी हार्ड, सर आई कैन वर्क इन अ टीम, सर आई रेस्पेक्ट माई सीनियर्स। भाई ये सब एक अच्छे सोल्जर के गुण है। आप सिर्फ इसके आधार पर, क्योंकि आप एक अच्छे सिंसियर सोल्जर हो, आप हार्ड वर्किंग हो, सिर्फ इसके कारण आपको लगता है ऑफिसर बनना चाहिए? कमेंट लिख के बताना। क्योंकि आप सिंसियर हो, क्योंकि आप ओबीडियंट हो, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हो, क्योंकि आप टीम में काम कर सकते हो, क्योंकि आप सीनियर की रेस्पेक्ट करते हो, क्या इतने से आपको ऑफिसर बन जाना चाहिए? अब ऐसी बातें बोलते हैं सर्विस कैंडिडेट। ये तो एक जवान से अपेक्षा है यार। सिग्नलमैन गणेश बाबू जब मैं था, आई वॉज अ सिंसियर सोल्जर, आई वॉज ओबीडियंट, आई वॉज हार्ड वर्किंग, आई कुड वर्क इन अ टीम, आई रेस्पेक्ट माई सीनियर्स। यस, सिर्फ उतने से बन जाता मैं ऑफिसर। क्या मैं उससे बना हूं ऑफिसर? प्लस मैं दिल्ली की 300 कहानियां रट सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है। सो भैया आप थोड़ा ध्यान से सोचो। अ गुड सोल्जर मस्ट ऑलरेडी possess दिस क्वालिटी, दैट्स व्हाई यू आर अ गुड सोल्जर। Does it mean a good soldier becomes eligible to become an officer? No. ये जो आपने ऊपर बोलते हो, ये तो एक किसी भी अच्छे सोल्जर से अपेक्षा है, भले वो एसएसबी जाए या ना जाए, भले वो ऑफिसर बनने की चाहत रखे ना रखे, he is a good soldier, that's it. If you are not a sincere person, if you are not obedient, you are not even fit for soldier. So because you are a good soldier, because all these things, does it mean you are eligible for becoming officer? No. समझ में आया तो मुझे कमेंट लिख के बताना। Next is following orders, being disciplined and working sincerely. These are baseline expectation from a soldier. ये तो किसी भी सोल्जर से अपेक्षा है। अगर ये अपेक्षा में आप खरे ना पहुंचे तो आपको तो पिट्ठू परेड हो जाएगा। अगर आप सिंसियर नहीं हो, हार्ड वर्किंग नहीं हो, आपको सीएचए में लात मार देगा। तो आपने अपने सिंसियर एंड डिसिप्लिन एंड ओबीडियंट को ही लेके फौज में ऑफिसर बनने की गलत। सो आपको क्या समझना है, दैट एन ऑफिसर इज नॉट मेयरली समवन हु फॉलोज ऑर्डर। सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना, ओबीडियंट, डिसिप्लिन, जो कि हर सोल्जर ज्यादातर होते हैं, कुछ होते मस्ती करते हैं, that does not make you eligible to become an officer through SSB selection. No. So what is it? So an officer is someone who understands situation. Note कर लो उसको. He can think clearly and logically. उसको ये समझ में आना चाहिए कि ये 40,000 रुपए लेके मेरे को चतुर बनाया जा रहा है। ये मेरे को कहानियां रटवा रहा है, रेस्पॉन्स रटवा रहे हैं। इस रेस्पॉन्स को रटने से मेरा आईक्यू इंप्रूव नहीं होगा, मेरा इंटरपर्सनल इंप्रूव नहीं होगा, मेरा डिसीजन इंप्रूव नहीं हो रहा। ये मेरे अंदर मसाला डाला जा रहा है। लेकिन आप नहीं सोच रहे, आप तो अपना ही पैसा दे रहे हो, तो आप तो इतना निठल्ले हो, समझ में नहीं आ रहा। सो वेयर इज द लॉजिकल थिंकिंग इन दिस? somebody who can take decision. इस वीडियो के बाद कैन यू टेक अ डिसीजन कि मैं रट्टा नहीं मारूंगा, अपने ऊपर काम करूंगा? कैन यू टेक? सोच के देखो। मुश्किल है, वो आसान लगता है ना। टीएटी, डब्ल्यूएटी, जीटीओ, फट्टा बल्ली, इंटरव्यू, सीआईक्यू, हाउ डू यू टेक डिसीजन? मैंने रट लिया सर। अरे रट लेने से डिसीजन मेकिंग कैसे बढ़ जाएगा? Who can influence people? जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप मुझसे इन्फ्लुएंस हो या ना हो, इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे, बट आपके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी इस अप्रोच में चढ़ने की, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, इच्छा शक्ति है, सर बंदा बात तो सही बोल रहा है, एंड यू टेक अ डिसीजन। सो कैन यू, वो हवलदार जी इसने व्हाट्सएप भेजा, डू यू थिंक ही कैन एवर इन्फ्लुएंस? खड़ा होकर बात कर सकता है? कल को ऑफिसर भी बन जाएगा, मेजर साहब बन जाएगा, दरबार में 4 लाइन बोल पाएगा? नहीं बोल, लोग हंसेंगे यार। जवान जैसे जवान बोले यार कौन बन गया ऑफिसर, बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे ऑफिसर को देखा होगा जिनको देख के मन में आता है ये कैसे बन गया ऑफिसर, है ना। कैरीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व लेने की। आप अपना उत्तरदायित्व तो लो यार, अपना अंग्रेजी तो ठीक करो। लीड्स अदर्स इन अनसर्टनिटी। हाउ कैन यू लीड अदर्स इन अनसर्टनिटी व्हेन यू आर योरसेल्फ सो अनसर्टन अपने बारे में? इसको नोट कर लो, डेवलप दी स्किल्स यार। यही चीज तो OLQ है, यही चीज तो TAT WAT में आना चाहिए।
So the real question is not, are you a good soldier? Yes, you are a good soldier. That's why आपका ACR में recommend किया है. That's why आपका CO ने forward किया. That's why आपका record ने आपको किया. You are a good soldier. But the question is, does a good soldier become an officer material? No. So what is the real question? The real question is, do you have the potential to lead soldiers? हवलदार जी ने जिन्होंने WhatsApp मैसेज किया, as of now नहीं है. आप में है. हाँ बोलना नहीं. हाउ डू यू एस्टैब्लिश? कैसे बाहर आएगा? कैसे पता चलेगा कि है या नहीं है? इंटरव्यू देना पड़ेगा ना, साइट टेस्ट देना पड़ेगा ना, लेक्चरेट बोलना पड़ेगा ना, अंग्रेजी करंट अफेयर्स करना पड़ेगा ना. पोटेंशियल कैसे दिखाओगे? उस व्हाट्सएप को देखने से पोटेंशियल नहीं दिखता, आप में दिखेगा. सो द रियल प्रॉब्लम इज सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स, आप एसएसबी के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नॉट फॉर डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स. आप टीएटी डब्ल्यूएटी ठीक कर रहे हो, अपने अंदर लीडरशिप पोटेंशियल, पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हो. आप गिफ्ट रैपिंग चमका रहे हो, गिफ्ट पे काम नहीं कर रहे हो. दोबारा पढ़ रहा हूँ, कैंडिडेट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट. टीएटी डब्ल्यूएटी जीटीओ फट्टा वल्ली एसटी सेल्फ डिस्क्रिप्शन कर रहा है, सेल्फ को ठीक नहीं कर रहा, नॉट फॉर लीडरशिप. इसके ऊपर कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया. मोस्ट सर्विस कैंडिडेट्स बिलीव दैट एसएसबी प्रिपरेशन मीन्स मेमोराइजिंग टीएटी स्टोरी, प्रैक्टिसिंग डब्ल्यूएटी, सॉल्विंग एसआरटी, लर्निंग सम जीटीओ ट्रिक्स, मेमोराइजिंग पीआईक्यू सीआईक्यू. 40,000 में करवा रहे हैं ना सर लोग. छुपाने की कोर क्वालिटी छुपा दो, सुसाइड छुपा दो, क्या क्या सिखा रहे हैं. तो आपको भी लगता है कि एसएसबी का सिलेबस यही सब है? कमेंट लिख के बताना. अगर ऐसा लग रहा है वो गलत है, क्योंकि दिस इज अ फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग. These are not syllabus of SSB. Then what is it? These are merely testing tools. ये सिर्फ टेस्टिंग टूल है. किस चीज को टेस्ट करने के लिए? आपके उन क्वालिटीज को जो वो देख रहे हैं. क्वालिटीज पे काम नहीं किया हमने, टूल्स को याद कर लिया. So the real syllabus of SSB is your life, your personality, your decisions in life, your performance in life, your achievements in life, your value system, your belief system, your attitude, your needs, your motives, so many things. इसको नोट कर लो और कमेंट करके बताना क्या समझ में आया. सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स खासकर, आप लोग का एज ज्यादा हो गया. जब आप रट के जाते हो तो क्या बोलेंगे? 20 साल का बंदा, 17 साल का बंदा रट के आया हुआ ऑफिसर बनने के लिए. ऐसा बना आपका कंपनी कमांडर, ऐसे बना है आपका कमांडिंग ऑफिसर, रट के बना था. पूछ के जाना सर आपने भी कहानी रटा था, गलत हो जाएगा. सो यू प्लीज अंडरस्टैंड एसएसबी क्या ट्राई कर रहा है आपके बारे में. Who are you as a person? ये गणेश बाबू जो सामने बैठा है, 10th में 53, 11th 42, सुगदा मेरे साहब का बेटा, क्या ये आज भी वही निकम्मा है? इसमें कुछ परिवर्तन है क्या? ये बातें समझ के बोल रहा है या रट के बोल रहा है? ये किस टाइप का बंदा है? क्या वो उसी टाइप का निठल्ला बंदा है जो पहले वाला है, या इसमें कुछ बदलाव आया? अगर बदलाव नहीं आया, व्हाई शुड दे सेलेक्ट मी? दे शुड नॉट सेलेक्ट मी. तो आपको क्या लगता है आपको सेलेक्ट हो जाएगा? हाउ डू यू थिंक? आप आज जीवन की चीजों को, घटनाओं को किस तरह से देखते हो? दृष्टिकोण क्या है? सोचते कैसे हो? तो मेरा भी लाइफ ओपिनियन देखा होगा. हाउ डू यू डिसाइड? आप निर्णय कैसे लेते हो? पीछे क्या गलतियां किया, क्या उन गलतियों से सीख लिया, आज कैसे ले रहे हो? टीएटी डब्ल्यूएटी सीआईक्यू पीआईक्यू प्रोबिंग क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो? रट के बोल रहे हो? 40,000 की रट के कहानी सुना रहे हो या समझ के बोल रहे हो? रट के या समझ के? मैं तो समझ के बोल रहा हूँ. आप हाउ डू डील विद पीपल? लोगों से कैसे डील कर रहे हो? एंड व्हाट वैल्यूज गाइड योर एक्शन? मेरा गाइड योर इंटीग्रिटी पे है भैया. मैंने कसम खाया है कि मैं अपने जवानों को, एनडीए कैडेट्स को, सीडीएस के कैडेट को झूठ नहीं सिखाऊंगा. पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तरीके बताऊंगा, ना कि टीएटी डब्ल्यूएटी के रेडीमेड रिस्पॉन्स. मेरे किसी भी वीडियो पे आप सवाल कर सकते हो, मेरे ट्रेनिंग फिलोसफी पे सवाल कर सकते हो, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन कोर एथिक्स. मेरा पर्सनल वैल्यूज को मैं ताक पे रखा नहीं है कि 40,000 लो आप लोगों से और कहानियां बेच दो. No, I'll not do that. So to understand SSB properly, you must understand the 4 dimensions of personality: physical, intellectual, emotional and strength of character. ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसको पार्ट 2 में बनाऊंगा. और अगर आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिल रहा है तो पोस्ट योर कमेंट हियर, गिव मी योर फीडबैक ऑन द वीडियो कमेंट के ऊपर, एंड देन आई विल मेक द पार्ट 2. बिकॉज अनलेस यू अंडरस्टैंड दिस, सर्विस एंट्री आप लोगों का ट्रेनेबिलिटी कम है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कम है. एसीसी का 4 वीक है, 4 साल है, बाकियों का छोटा है. और इस तरह के 40,000 की कहानियां रट के जाओगे तो इट विल बी डिजास्टर्स. तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्पॉन्स कैसा है. सो मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप अपने आप के ऊपर काम करोगे, सेल्फ डेवलपमेंट करोगे, तब काबिलियत बढ़ेगा, या इन बुक्स की कहानियों को रट लो 40,000 दे के रेस्पॉन्सेस को, तब काबिलियत बढ़ेगा? कमेंट लिख के बताना है. आप लोग कमेंट नहीं लिखते हो. इसमें मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, खुद के ऊपर काम करने से काबिलियत बढ़ेगा, या इन रेडीमेड रेस्पॉन्सेस को 40,000 देकर रटने से रेस्पॉन्सेस बढ़ेगा? सॉरी, काबिलियत बढ़ेगा? किसमें लगता है काबिलियत बढ़ेगा? आपको क्या लगता है? गणेश बाबू जो ये वीडियो बना रहा है, गणेश बाबू ने कहानियां रट के किया है? आज जो बोल रहा हूँ रट के बोल रहा हूँ?
नो, गलत गलत। तो मैं इस हवलदार जी के साथ बड़ा दुख के साथ बोल रहा हूँ कि हवलदार जी को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि नायब सूबेदार शोभन सिंह साहब जो अभी रिकमेंड हुए 18 SSB में, मैंने इन्हें 40,000 रुपए देके 300 कहानियां और WATTATN एक्सपर्ट टिप नहीं दिया। आप इनका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 7505750044। इनसे बात करना और इनसे पूछना इन्होंने कैसे ट्रेनिंग किया है। इनके बहुत सारे ट्रेनिंग के वीडियोस मेरे पास है, अगर मैं चाहिए तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। प्लीज फाइंड आउट एंड देन थिंक इट ओवर कि आप क्या कर रहे हो और करना क्या है। तो शोभन सिंह साहब से जरूर बात करना। और खुल के बता रहा हूँ, शोभन सिंह साहब ने ये कहानियां नहीं रटने की बजाय पिक्चर आया, उसको प्रोसेस करके अपनी सोच से लिखा। कैसे, वो इन वीडियोस में साहब ने बताया हुआ है। आप उनसे बात करो एंड टेक ए फीडबैक नायब सूबेदार शोभन सिंह साहब से। उसके अलावा AFOCP का फ्रेश बैच हर मंडे से शुरू होता है। 8 वीक, 12 वीक, 4 वीक का। 4 वीक का मतलब बहुत छोटा हो जाता है। एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, असेसमेंट, पर्सनल इंटरव्यू, दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। हर मंडे से नया बैच शुरू होता है। दिस इज द नंबर ऑन विच यू टू कॉन्टैक्ट मी, 9090099035। अपने साथियों के साथ शेयर करो। और इस वीडियो से कुछ भी समझ में आता है तो काइंडली पोस्ट योर कमेंट। और अगर आपने AFOCP के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर विद अदर्स। स्पेशली इस वीडियो को सर्विस एंट्री के साथ जितना शेयर कर सकते करो। और बाकी एंट्री लोग भी आप उस कमेंट लिख के बताना इस वीडियो से कुछ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है ना। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।